गुड आफ्टरनून। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्लांट की ग्रोथ को एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों तरह के फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में लाइट था, टेम्परेचर था, वाटर था, और इंट्रिंसिक फैक्टर में जेनेटिक्स था और प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें पीजीआरस भी कहते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या पीजीआर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को या तो प्रमोट करते हैं या तो रिटार्ड करते हैं। एक चीज और कि एक प्लांट हार्मोन अकेला काम नहीं, ये साथ में मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के सिनर्जिस्टिक होते हैं या एंटागोनिस्टिक, है ना। या तो सिनर्जिस्टिक होते हैं या एंटागोनिस्टिक होते हैं। सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या होता है? सिनर्जिस्टिक सिम्बायोसिस। ठीक, सिनर्जिस्टिक का मतलब है एक पे एक मिलकर 11 हो जाए, यानी अगर दो लोग मिले तो दो गुने से ज्यादा बढ़ के काम करे तो सिनर्जिस्टिक, दो लोग मिले और दो गुना काम करें तो ये म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। दो मिले, दोनों एक दूसरे को फायदा दें तो सिम्बायोसिस। लेकिन दो मिले और दो गुने से ज्यादा काम करें या काम को कई गुना बढ़ा दें, दिस इज नोन एज द सिनर्जिस्टिक। तो प्लांट हार्मोन अकेला काम नहीं करता है, दो या दो से ज्यादा प्लांट हार्मोन मिलकर प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं या रिटार्ड करते हैं। ये एक दूसरे के सिनर्जिस्टिक हो सकते हैं या एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं। ठीक, तो जितने भी प्लांट हार्मोन हैं उनको हमने कितनी कैटेगरी में रखा है? दो कैटेगरी में रखा है। या तो ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं तो हम इन्हें ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं, या ये प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं तो हम इन्हें ग्रोथ रिटार्डर या ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। ऑक्सिन, जिब्रालिन और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं? ग्रोथ प्रमोटर। और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रिटार्ड करता है या ग्रोथ को रोकता है तो हम इसे क्या कहते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर। लेकिन इथाइलिन एक स्पेशल प्लांट हार्मोन है जो कुछ मामलों में ग्रोथ को प्रमोट करता है और कुछ मामलों में रिटार्ड करता है। तो इथाइलिन को हम दोनों कैटेगरी में रखते हैं, एज अ ग्रोथ प्रमोटर भी और एज अ ग्रोथ इनहिबिटर भी। सारे के सारे प्लांट हार्मोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये किसी ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव हैं। जैसे अगर हम एब्सिसिक एसिड देखें तो एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है। एब्सिसिक एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ द कैरोटीनॉइड। अगर हम साइटोकाइनिन या काइनेटिन देखते हैं तो साइटोकाइनिन प्यूरिन यानी एडेनिन का डेरिवेटिव है। जिब्रालिन देखते हैं तो जिब्रालिन टर्पिनॉइड कंपाउंड है। अगर हम ऑक्सिन देखते हैं तो ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड है। और अगर हम इथाइलिन देखते हैं तो इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन। ठीक, तो सारे के सारे जो प्लांट हार्मोन हैं वो किसी ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव हैं। ठीक, ऑक्सिन किसका डेरिवेटिव है? इंडोल कंपाउंड का। ऑक्सिन इंडोल कंपाउंड का, जिब्रालिन टर्पिनॉइड है, साइटोकाइनिन प्यूरिन यानी एडेनिन का डेरिवेटिव है, इथाइलिन गैसियस हार्मोन है और एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड कंपाउंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारे के सारे जो प्लांट हार्मोन हैं इनकी डिस्कवरी ही अचानक हुई, यानी सेरेंडिपिटी। अचानक होने वाली डिस्कवरीज को हम सेरेंडिपिटी कहते हैं और पांचों के पांचों प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी सेरेंडिपिटी। पहला प्लांट हार्मोन ऑक्सिन है और ऑक्सिन की डिस्कवरी चार्ल्स डार्विन और उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन ने की। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने देखा कि कैनेरी ग्रास पर जब यूनिलेटरल लाइट डाली जाती है, यूनिलेटरल लाइट का मतलब होता है एक साइड से लाइट डाली जाती है तो ग्रास लाइट की तरफ झुक जाती है। ग्रास जो है लाइट की तरफ मूव कर जाती है और इस मूवमेंट को हम फोटोट्रोपिज्म। क्लियर? इन्होंने ये देखा कि जब ग्रास की टिप काट देते, ग्रास की टिप काट देते हैं तो ये ग्रास मूव नहीं करती है, लेकिन अगर ग्रास पर टिप होती है तो ग्रास मूव कर जाती है। ग्रास के मूवमेंट को समझने के पहले एक बार हम प्लांट मूवमेंट देख लेते हैं
कि प्लांट में 3 तरह के मूवमेंट। क्लियर? मूवमेंट का मतलब होता है अपनी जगह पर रहकर भी हम हिलें, दैट इज नोन एज द मूवमेंट। अगर हम अपने हाथ को चला रहे हैं तो हम मूव कर रहे हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट दो अलग अलग चीजें। अगर हम अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, दिस इज नोन एज द लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द लोकोमोशन। ऑल द लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल द मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ठीक? तो जो लोअर प्लांट हैं वो तो लोकोमोशन करते हैं, लेकिन हायर प्लांट लोकोमोशन नहीं करते हैं, दे शो ओनली। तो प्लांट में मूवमेंट 3 तरह के हैं। पहला है टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट को हम मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन या मूवमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और ये लोअर प्लांट ग्रुप शो करता है। दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट। प्लांट अपनी जगह पर रहेगा, कि लीफ मूव करे, स्टेम मूव करे, या उसका कोई पार्ट मूव कर जाए, दैट इज नोन एज द ट्रॉपिक मूवमेंट। और तीसरा है नास्टिक मूवमेंट। फ्लावर का खुलना बंद हो जाना, लीफ का खुलना बंद हो जाना, नास्टिक मूवमेंट। अब इन मूवमेंट को नाम हम स्टिमुलस के बेस पर देते हैं। अगर टैक्टिक मूवमेंट लाइट के कारण हो रहा है तो फोटोटैक्टिक। अगर टैक्टिक मूवमेंट ग्रेविटी के कारण हो रहा है तो जियोटैक्टिक। जिस भी स्टिमुलस के कारण वो मूवमेंट होता है, क्योंकि कोई ना कोई तो स्टिमुलस होना चाहिए जिसके लिए बिना किसी स्टिमुलस के हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। वो स्टिमुलस चाहे एक्सटर्नल हो और चाहे वो स्टिमुलस इंटरनल। ठीक ना? तो जिस भी स्टिमुलस के कारण काम होता है, अगर लाइट के कारण मूव होता है तो फोटोटैक्टिक, अगर ग्रेविटी के कारण जियोटैक्टिक, वाटर के कारण हाइड्रोटैक्टिक, इसी तरह से ट्रॉपिक है। अगर स्टेम लाइट की तरफ मुड़ जाता है तो फोटोट्रॉपिक, अगर रूट ग्रेविटी की तरफ चली जाती है तो ट्रॉपिक, अगर रूट वाटर की तरफ चली जाती है तो हाइड्रोट्रॉपिक। इसी तरीके से अगर फ्लावर धूप में खिलता है तो फोटोनास्टिक, फोटोनास्टिक। अगर टच मी नॉट की लीव्स छूने पर बंद हो जाती हैं तो थिग्मोनास्टिक, थिग्मो माने टच, थिग्मो माने टच, और छूने पर बंद हो जाती हैं तो थिग्मोनास्टिक। अगर गमला हिला दिया जाए तो भी टच मी नॉट की पत्तियां बंद, इट इज नोन एज द सीस्मोनास्टिक, क्योंकि सीस्मो मतलब होता है भूकंप, अर्थक्वेक। और गमला हिला देने से अगर टच मी नॉट की पत्तियां बंद हो जाती हैं तो हम इसे सीस्मो। तो प्लांट में मूवमेंट 3 तरह के हैं। पहला टैक्टिक, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। दूसरा ट्रॉपिक, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। और तीसरा नास्टिक, मूवमेंट ऑफ स्लीपिंग। और इसके आगे के जो नाम देते हैं वो स्टिमुलस के बेस पर देते हैं। फोटोनास्टिक, जियोनास्टिक, है ना? फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, फोटोटैक्टिक। ठीक? अगर कोई प्लांट लाइट की तरफ मूव करता है तो हम उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने देखा कि जो कैनरी ग्रास है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ठीक? इन्होंने ये देखा कि ये कैनरी ग्रास है, और इस पर जब लाइट डाली जाती है, यूनिलेटरल लाइट, एक साइड से लाइट डाली जाती है, तो ये ग्रास जो है वो लाइट की तरफ। ठीक? लेकिन लाइट की तरफ ग्रास का मुड़ जाना फोटोट्रॉपिज्म। इन्होंने देखा कि अगर ग्रास की टिप काट दी जाती, ग्रास को डीकैपिटेट कर दिया जाता है। टिप काट देना का मतलब होता है डी माने अलग करना, और कैप को अलग कर दिया तो डीकैपिटेट। और फिर इस पर लाइट डाली जाती है तो ये कहीं पर भी नहीं मुड़ती है, तो ये कोई भी फोटोट्रॉपिज्म। तो यहां से इन्होंने सोचा कि टिप पर कोई एक ऐसा केमिकल होता है जो लाइट के लिए स्टिमुलस शो करता है या लाइट के लिए रिस्पॉन्स देता है। हालांकि ना तो ये उस केमिकल को अलग कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक सस्पेक्ट किया कि टिप पर कोई केमिकल होता है जो लाइट के लिए रिस्पॉन्स। बाद में
FW वेंट ने एविना सटाइवा यानी ओट पर एक्सपेरिमेंट किया, ऑक्सिन को आइसोलेट किया, ऑक्सिन का बायोएसे। बायोएसे का मतलब होता है प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाना कि ये काम करता है, ऑक्सिन के बायोएसे की डिस्कवरी की। ठीक, तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास पर एक्सपेरिमेंट किए और प्रूफ किया कि कोई केमिकल होता है जिससे प्लांट लाइट के लिए रिस्पॉन्स दिखाता है। ठीक, लेटर FW वेंट ने टिप ऑफ ओट सीडलिंग एविना सटाइवा से ऑक्सिन को आइसोलेट किया। ठीक, ऑक्सिन दो तरह के होते हैं, नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन वो होते हैं जो प्लांट से आइसोलेट किए गए हैं, और सिंथेटिक ऑक्सिन वो होते हैं जो हमने लैब में बनाए हैं या किसी केमिकल के ट्रांसफॉर्मेशन से बनाए हैं। तो नेचुरल ऑक्सिन हमारे पास है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड और 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक, बेसिकली अगर हम कहें तो नेचुरल ऑक्सिन केवल दो ही हैं, IAA और IBA। जो नेचुरल ऑक्सिन होते हैं ये एपिक्स में, रूट एपिक्स और शूट एपिक्स में बनते हैं और वहां से सारे प्लांट पार्ट पे जाते हैं। जो सिंथेटिक ऑक्सिन हैं उन्हें हम बनाते हैं, और क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्लांट हार्मोन का यूज हम हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में करते हैं। आज की डेट में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में प्लांट हार्मोन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो अगर हम सिंथेटिक नहीं बनाएंगे तो नेचुरल हार्मोन की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है कि हम उनको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। तो सिंथेटिक ऑक्सिन है नैप्थलीन एसिटिक एसिड NAA, 2,4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D और 2,4,5-T यानी 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक, ऑक्सिन का काम क्या है ना? सारे प्लांट हार्मोन में सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कहां से डिराइव हुए हैं, पहली चीज, डिस्कवरी किसने की है, दूसरी चीज, और फंक्शन क्या है, तीसरी चीज, एक चौथी चीज भी, कमर्शियल रोल क्या है इसका। ठीक, तो ऑक्सिन का काम है सबसे पहले ट्रॉपिकल मूवमेंट। ऑक्सिन शूट को लाइट की तरफ मूव कराता है और रूट को ग्रेविटी की तरफ मूव कराता है, जिसे फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म कहते हैं। इसके अलावा ऑक्सिन रूट इनिशिएशन कराता है, एपिकल डोमिनेंस कराता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, प्री मैच्योर, ध्यान से देखना, प्री मैच्योर लीफ फॉल को रोकता है, मैच्योर को नहीं रोकता है ना, प्री मैच्योर लीफ फॉल को रोकता है, क्योंकि मैच्योर को रोकना जिब्रेलिन का काम है, प्री मैच्योर को रोकना ऑक्सिन का काम है। एक एक शब्द से आंसर गड़बड़ हो जाएगा, और वेस्कुलर डिफरेंशिएशन यानी जाइलम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हम डिटेल में काम देख लेते हैं। सबसे पहले है रूट इनिशिएशन। ऑक्सिन जो है रूट इनिशिएट कराता है, यानी कलम कटिंग। आपने कलम कटिंग का नाम सुना होगा। कलम कटिंग करने के बाद अगर सीधा, उल्टा नहीं, सीधा हम ऑक्सिन में डुबोकर मिट्टी में लगा दें तो उसके बेस पर रूट आ जाएगी। तो इसीलिए ऑक्सिन का सबसे ज्यादा यूज हॉर्टिकल्चर में किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट को कलम कटिंग से प्रोपेगेट कराया जाता है। कलम कटिंग से प्रोपेगेट कराने से हमें 2 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि कलम कटिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन, और अगर नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन तो नो वेरिएशन। तो कलम कटिंग से जितने भी प्लांट हम लगाते हैं वो 100% किसके जैसे होते हैं, पेरेंट प्लांट जैसे होते हैं, 100% पेरेंट प्लांट जैसे होते हैं। तो अगर हमें पता है कि इस आम के पेड़ का आम बहुत मीठा है और उसकी हम कलम कटिंग कर करके लगा देंगे, तो जितने भी आम के पेड़ होंगे उनके फ्रूट डिट्टो 100% क्लोन उसी आम जैसे होंगे जिससे हमने कलम काटी थी। पहला फायदा।
दूसरा बेनिफिट ये है कि जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराते हैं तो बहुत कम समय में हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि कलम कटिंग तो आप किसी भी सीजन में कर सकते हो, सर्दी में कर सकते हो, बरसात में कर सकते हो, गर्मी में कर सकते हो। जबकि सीड से पेड़ लगाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सीजन का वेट करना पड़ेगा। जब फेवरेबल सीजन आएगा तब फ्लावर आएंगे, तब उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, तब सीड बनेगा। जबकि कलम कटिंग रैपिड वे ऑफ द प्रोपेगेशन है, आप कभी भी प्लांट में कलम कटिंग करा सकते हैं। क्लियर? तो कलम कटिंग में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ऑक्सिन यूज होता है। ठीक, इसके बाद है फ्लावर इनिशिएशन। ये फ्लावर को प्रमोट करता है पाइनएप्पल में। इट प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। वेस्कुलर डिफरेंशिएशन, ये जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंशिएट करता है आफ्टर द सेल डिवीजन। जब कैम्बियम से सेल कटती है तो कौन सी सेल को जाइलम में बदलना है और किसको फ्लोएम में बदलना और उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, ये प्रमोट करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सिन है। ये इमैच्योर यंग लीफ फ्लावर फ्रूट को गिरने से रोकता है। ये यंग लीफ फ्लावर और फ्रूट का एब्सिशन रोक देता है। ठीक, लेकिन मैच्योरिंग के बाद फ्री कर देता कि गिर जाओ। प्रमोट शेडिंग आफ्टर मैच्योरिंग। ठीक, पार्थिनोकार्पी, ये पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। पार्थिनोकार्पी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन जाए तो हम उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसा होता है? सीडलेस फ्रूट होता है। सीडलेस फ्रूट होता है और इसके लिए हम ऑक्सिन को यूज करते हैं टोमेटो में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कराने के लिए। क्लियर? अब पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कराने से हमें फायदा क्या है? जितनी भी सॉस इंडस्ट्री होती हैं उनमें सीडलेस फ्रूट बनाने से एक स्टेप कम हो जाता है। हाँ, सीड रिमूव करने वाला, क्योंकि अगर हम सॉस बनाएंगे तो अगर हम टमाटर को उबालेंगे तो फिर उसके बाद हमें सीड रिमूव करने पड़ेंगे उसके। और अगर हम सीडलेस टोमेटो ग्रो करा रहे हैं तो हमारी प्रोसेसिंग का एक स्टेप कम हो जाता है सीड को रिमूव करने वाला। ठीक, इसके बाद एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन से रिलेटेड जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या है? जब तक एपिकल बड होगी तब तक कोई भी लेटरल बड ग्रो नहीं करेगी। आप इन दो डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें एपिकल बड है और जब तक एपिकल बड होगी लेटरल बड ग्रो नहीं कर सकती। और जब हम एपिकल बड को हटा देंगे तो लेटरल बड ग्रो करने लगे। ठीक, आपने देखा होगा कि जब प्लांट को घना करना होता है तो जो माली होते हैं वो प्लांट को ऊपर ऊपर से काट देते हैं। आपको भी किसी प्लांट को गोल करना है तो आप उसकी हर ब्रांच को ऊपर से काट दो। तो हर ब्रांच जब ऊपर से कट जाएगी तो ढेर सारी लेटरल ब्रांच निकल आएंगी। उन सारी लेटरल ब्रांच के भी टिप को काट दो, उसके बेस से भी ब्रांचेस निकल आएंगी और ग्रेजुअली वो प्लांट गोल और बहुत सुंदर हो जाएगा। तो नेचर में ऐसा नहीं होता अपने आप, नेचर में अपने आप नहीं होता। नेचर में तो प्लांट लंबा 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 ग्रो करता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक एपिकल बड है तब तक कोई भी लेटरल बड ग्रो नहीं करेगी। अगर हमें प्लांट को बुशी बनाना है तो हम एपिकल बड को काट दें और ये ग्रो करने लगे। तो जिन प्लांट्स की हमें लीफ बहुत सारी चाहिए पड़ती हैं या जिन प्लांट में लीफ कमर्शियली यूज्ड है उनमें हम एपिकल बड काटते जाते हैं, प्लांट घना होता चला जाता है और हम यूज कर लेते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टी प्लांटेशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टी प्लांटेशन, क्योंकि टी में हम लीफ ही कंज्यूम करते हैं, जो आप चाय पत्ती कहते हो, चाय पत्ती, क्योंकि आप लीफ ही कंज्यूम करते हो। तो टी प्लांटेशन में आपने देखा होगा एपिकल बड को प्रून करते हैं, एपिकल बड को हटा देते हैं, तो 2-4 दिन में नीचे से ब्रांचेस निकल आएंगी और प्लांट घना हो जाएगा। क्लियर? तो एपिकल डोमिनेंस क्या है?
कि जब तक एपिकल बड होगी, ठीक, ऑक्सिन एपिकल बड में बनता है और जब तक एपिकल बड होगी तब तक लेटरल बड ग्रो नहीं कर सकती, ठीक, और स्टेम लंबा लंबा होता चला जाएगा। क्लियर? और जब हम एपिकल बड हटा देंगे तो सारी की सारी लेटरल बड ग्रो करने लगेंगी और प्लांट फिर बुशी हो जाएगा या, ठीक। तो ऑक्सिन के काम हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि ऑक्सिन क्या क्या करता है। तो ऑक्सिन का सबसे पहला काम है एपिकल डोमिनेंस, कि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है। ऑक्सिन का दूसरा काम है रूट इनिशिएशन, ऑक्सिन रूट को इनिशिएट करता है, ठीक। ऑक्सिन का तीसरा काम है जाइलम डिफरेंशिएशन, ऑक्सिन जाइलम को डिफरेंशिएट करता है, ठीक ना। ऑक्सिन का चौथा काम है प्रिवेंट प्रीमैच्योर लीफ एंड फ्रूट, प्रीमैच्योर लीफ फ्रूट को रोक देता है और मैच्योर फ्रूट को एब्सिशन को बढ़ा देता है। ऑक्सिन का अगला काम है पार्थिनोकार्पी टोमेटो, और ऑक्सिन का उसके बाद अगला काम है पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करना। क्लियर? इसके अलावा भी ऑक्सिन एक और काम करता है। हमने जो यहां पर सिंथेटिक ऑक्सिन पढ़ा था 2,4-D और 2,4,5-T, इन दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज हम कैसे करते हैं? एज वीडीसाइड। हम इनका यूज कैसे करते हैं? वीसाइड के फॉर्म, ठीक। अब वीडीसाइड क्या होता है? वीड यानी अनवांटेड प्लांट, शब्द पे ध्यान देना, हमने लिखा अनवांटेड प्लांट। अगर गेहूं का खेत है और उसमें अरहर का एक पौधा लग गया तो वो भी अनवांटेड है। अनवांटेड प्लांट को हम वीड कहते हैं। और साइड यानी साइडल शब्द, और साइडल का मतलब होता है टू, जो वीड को मार दे ऐसे केमिकल को हम साइड कहते हैं। और 2,4-D और 2,4,5-T किसको मारते हैं? किल, डाइकॉट वीड, ये डाइकॉट वीड को मारते हैं, यानी ये डाइकॉट प्लांट को मार देते हैं। और चूंकि ये डाइकॉट प्लांट को मारते हैं इसलिए यूज कहां पे किया जाता है? यूज्ड इन मोनोकॉट फील्ड, जहां पर मोनोकॉट का खेत हो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम चने के खेत में डाल देंगे तो सारे पेड़ मर जाएंगे, अगर हम चने के खेत में डाल देंगे तो सारे के सारे पेड़ मर जाएंगे। तो मोनोकॉट फील्ड में यूज करते हैं। और इसके अलावा इनका यूज किस में करते हैं? यूज्ड इन मेकिंग वीड फ्री लॉन, वीड फ्री लॉन। अगर हम ऐसा घास का मैदान बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी दूसरा पेड़ ना लगा हो तो हम 2,4-D या 2,4,5-T का स्प्रे कर देंगे तो फ्री लॉन बन जाएगा। अगला प्लांट हार्मोन है जिब्रालिन। जिब्रालिन की डिस्कवरी भी सेरेंडिपिटी से हुई। ई कुरोसावा ने देखा कि जापान में चावल के पेड़ बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं लेकिन उनमें चावल नहीं आता, और इस डिसीज को बेकाने डिसीज या फूलिश सीडलिंग डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकाने डिसीज या फूलिश सीडलिंग डिसीज कहते हैं। इन्होंने इस राइस प्लांट को निकाल के देखा तो उसमें एक फंगाई ग्रो कर रहा था और इस फंगाई का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक ना। बेकाने डिसीज या फूलिश सीडलिंग डिसीज, और ये डिसीज एक फंगाई के कारण होती है और इस फंगाई का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इन्होंने इस फंगाई को पीसा, पीसने के बाद उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और उस एक्सट्रैक्ट को स्टेराइल किया, ये जानने के लिए ये फंगाई का इफेक्ट है या उसके अंदर किसी केमिकल का इफेक्ट। तो जब इन्होंने इस स्टेराइल केमिकल को डाला तब भी देखा कि प्लांट लंबे हो गए। इसका मतलब है कि ये फंगाई कोई केमिकल प्रोड्यूस करता है और वो केमिकल प्लांट की ग्रोथ को इनिशिएट कर देता। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई के नाम पर इस केमिकल का क्या नाम रखा गया? जिब्रालिन रखा गया।
क्लियर? द केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द टॉल प्लांट को जिब्रेलिन कहा गया। क्यों? क्योंकि ये एक फंगाई से मिला था और इस फंगाई का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्लियर? बाद में देखा गया कि इसका केमिकल नेचर जिब्रालिक एसिड है। जिब्रेलिन के फंक्शंस, जिब्रेलिन स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है, सीड जर्मिनेशन प्रमोट करता है और सेनेसेंस को डिले कर देता है। ठीक, सबसे पहले स्टेम, तो जिब्रेलिन जो है सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन दोनों को प्रमोट करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंटरनोडल ग्रोथ को प्रमोट करता है। नोड की ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ द इंटर नोड। बोल्टिंग, बहुत सारे प्लांट जैसे बीट रूट, जैसे कैबेज और भी बहुत सारे प्लांट आपने देखे होंगे जिनमें नोड बहुत छोटी होती है, जिनमें नोड बहुत छोटी होती है। इस तरीके से जैसे आपने कैबेज लगा देखा होगा, तो कैबेज इस तरीके से लगा होता है जमीन पर। अगर इस प्लांट पर हम जिब्रेलिन स्प्रे कर देते हैं तो ये कैबेज का प्लांट लंबा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीफ नोड से निकलती हैं और जिब्रेलिन का काम है इंटर नोड की ग्रोथ को प्रमोट कर। कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो बिल्कुल जमीन पे लगे होते हैं। उनकी लीफ जमीन के आसपास ही ग्रो करती हैं, इसे रोजेट हैबिट कहते हैं। और रोजेट हैबिट होती इसलिए है क्योंकि इंटर नोड कंडेंस हो जाती है, इंटर नोड ग्रो नहीं करती और नोड पास पास आ जाती हैं। तो अगर नोड पास पास आ जाएंगी और इंटर नोड ग्रो नहीं करेगी तो वो फ्लावर जैसा हो जाए, इसीलिए उसको कॉलीफ्लावर कहते हैं। लेकिन अगर हम जिब्रेलिन स्प्रे कर देंगे तो इंटर नोड लंबी हो जाएंगी, लीफ दूर दूर हो जाएंगी और इस प्रोसेस को टेक्निकली हम क्या कहते हैं? बोल्टिंग। इस प्रोसेस को हम टेक्निकली बोल्टिंग कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर हम पके हुए फ्रूट पर, कच्चे पर नहीं, जिब्रेलिन का स्प्रे कर देते हैं तो ये थोड़ा समय ले लेता है ओवर राइपिंग होने में और लंबे समय तक चल जाता है। तो जिब्रेलिन मार्केट पीरियड को एक्सटेंड कर देता है। सपोज दैट, मान लो आम का पेड़ है और उस पे 100 किलो आम लग गए। अब आज तो 100 किलो नहीं बिक रहे हमारे, तो 20-30 किलो जितने हम बेच सकते हैं उतने तोड़ लेंगे और बाकी पे क्या स्प्रे कर दें? जिब्रेलिन। तो बाकी के अगले 4-6 दिन तक चल जाएंगे और आज का आज निपट जाएगा काम, है ना? तो जिब्रेलिन क्या करता है? मार्केट पीरियड को एक्सटेंड करता है, सेल्फ लाइफ बढ़ाता है। सेल्फ लाइफ का मतलब होता है राइप तो हो गए हैं बट ओवर राइपन को रोक देता है और वो प्लांट या वो फ्रूट जो 2 दिन बाद सड़ने वाला था वो 10 दिन बाद सड़ेगा और हमें 10 दिन का समय मिल जाएगा कि हम उसको मार्केट में सेल कर लें। ठीक, तो ये क्या करता है? लॉन्गर विच हेल्प द एक्सटेंडिंग मार्केट पीरियड, ये मार्केट पीरियड को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये ग्रेप, ये पूरे रट लो, ये ग्रेप के स्टॉक की लेंथ बढ़ा देता है जिससे ग्रेप का शेप इंप्रूव हो जाता है। अगर आपने देखा हो तो पहले जो ग्रेप आते थे वो छोटे छोटे गोल गोल होते थे इस तरीके से, अब जो ग्रेप आते हैं वो लंबे लंबे होते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि स्टॉक दूर होने के कारण ग्रेप को ग्रो करने का मौका मिल जाता है और टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है और शेप भी इनहेंस हो जाता है। इसके अलावा जिब्रेलिन स्टेम की लेंथ बढ़ाता है और यील्ड बढ़ा देता है। ये एप्पल को इलोंगेट करता है। हाँ, अगर आप ये भी ध्यान से देखो तो पहले एप्पल भी गोल आया करते थे, अब मैक्सिमम एप्पल लंबे आते हैं। ठीक, हाँ, आज से 20-25 साल पहले एप्पल गोल गोल होते थे और आपको बताएं एप्पल में तो बहुत ही ज्यादा चेंज आया। हिमाचल ने शायद पूरा एक्सपेरिमेंट एप्पल पे ही किया। उन्होंने एप्पल पर जिब्रेलिन स्प्रे के अलावा एक और काम किया, एप्पल के ऊपर अलग अलग कलर के पेपर बैग को से कवर किया। जब एप्पल का फ्रूट आ गया तो अलग अलग कलर के पेपर बैग से उसको कवर कर दिया। अलग अलग कलर के पेपर बैग से कवर करने पर फ्रूट पर अलग अलग कलर की लाइट पहुंची। सोच के देखो,
अगर किसी एप्पल को ब्लैक कलर के पेपर से कवर किया तो उस पर तो लाइट ही नहीं पहुंची। अगर किसी एप्पल को ब्लू कलर से कवर किया तो उस पर किसी अलग कलर की लाइट पहुंची, रेड कलर से कवर किया तो किसी अलग कलर की लाइट पहुंची। तो मैं आपको बताऊं, जो रेड लाइट होती है वो स्टार्च सिंथेसिस को प्रमोट करती है, और जो ब्लू लाइट होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करती है। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग केमिकल सिंथेसिस को प्रमोट करती है। तो हिमाचल में इस तरह के तमाम एक्सपेरिमेंट हुए और बहुत अलग अलग तरह के एप्पल वो ग्रो करा रहे हैं। तो जिब्रेलिन से एप्पल का शेप भी प्रमोट हुआ। ठीक, इसके अलावा माल्टिंग, ब्रूइंग इंडस्ट्री में, यानी जहां पर अल्कोहल बनाते हैं वहां पर पार्ले की माल्टिंग कराते हैं, यानी सीड को जर्मिनेट कराते हैं ताकि उसमें माल्टोज बन पाए, और माल्टोज को फिर ग्लूकोज में ब्रेक किया जाता है और फिर उसका फर्मेंटेशन कराया जाता है, तो अगर वैसे भी नेचुरल माल्टिंग होती है, अगर सीड को फुला देंगे छोड़ देंगे तो नेचुरली माल्टिंग हो जाएगी, लेकिन अगर हम जिब्रेलिन स्प्रे कर देते हैं तो माल्टिंग बहुत तेजी से हो जाती है। ठीक, इसके अलावा कोनीफर्स में सीड बहुत लेट बनते हैं, इसीलिए कोनीफर्स को ज्यादातर हम सीड से ग्रो नहीं करा पाते हैं। अगर हम जिब्रेलिन स्प्रे कर देते हैं तो सीड अर्ली बन जाते हैं, यानी हैसनिंग हो जाती है और ज्यादा सीड बन जाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा यूज ये है कि अगर हम शुगर केन क्रॉप पर जिब्रेलिन को स्प्रे कर देते हैं तो इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाती है और 20 टन पर एकड़ शुगर केन की यील्ड बढ़ जाती। क्लियर? तो ये कमर्शियल यूज हैं जिब्रेलिन के, कि अगर हम ग्रेप पे स्प्रे कर देंगे तो ग्रेप के स्टॉक की लंबाई बढ़ जाएगी, ग्रेप का लंबा हो जाएगा। एप्पल पे स्प्रे करते हैं तो एप्पल एलोंगेट हो जाएगा। पार्ले सीड पर स्प्रे करते हैं तो माल्टिंग तेज हो जाएगी। कोनीफर्स पर स्प्रे करते हैं तो सीड सेटिंग जल्दी हो जाएगी, और शुगर केन पर करते हैं तो यील्ड जो है 20 टन पर एकड़ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, जिब्रेलिन एसिडिक हार्मोन है और साइटोकाइनिन एक बेसिक हार्मोन है। जिब्रेलिक एसिड नाम है उसका, जिब्रेलिक एसिड, तो एसिडिक हार्मोन है, और साइटोकाइनिन एक बेसिक हार्मोन है। ठीक है ना? तो साइटोकाइनिन नाम से क्लियर है, साइटो माने सेल और काइनिन माने डिवीजन, काइनेसिस माने होता है डिवीजन। सेल डिवीजन में पढ़ते हैं ना, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, काइनिन माने डिवीजन। तो साइटोकाइनिन एक काम तो अपने आप नाम से समझ में आ गया कि जो सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा उस हार्मोन का नाम क्या है? साइटोकाइनिन है। ठीक, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी जो है स्कूग ने दी थी, एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन दो साइंटिस्ट थे, स्कूग और मिलर। ठीक, ये दोनों साइंटिस्ट जो है टिश्यू कल्चर पर काम कर रहे थे। स्कूग और मिलर से पहले टिश्यू कल्चर पर काम किया था हैबरलैंड ने टिश्यू कल्चर पर काम किया था, पर हैबरलैंड प्लांट नहीं बना पाए थे पूरा। मतलब उन्होंने टिश्यू कल्चर कराया, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, बट वो प्लांट नहीं बना पाए। स्कूग और मिलर ने देखा कि सेल डिवीजन तब तक स्टार्ट नहीं होता है जब तक हम उसमें क्या कहना चाहिए, कोकोनट मिल्क नहीं डालते हैं, या टोबैको पिथ नहीं डालते हैं, या कोई ऐसी चीज नहीं डालते हैं जिसमें साइटोकाइनिन हो, तब तक सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं। इस तरीके से इन्होंने साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किया। तो साइटोकाइनिन स्कूग ने डिस्कवर किया था कैलस पर काम करते करते। इन्होंने ये देखा था, यहाँ पर स्कूग एंड को वर्कर हैं, तो इन्होंने ये देखा था कि जब तक हम कोई ऐसा मटेरियल नहीं डालते, आइदर कोकोनट मिल्क या कुछ भी जो कि सेल डिवीजन को इनिशिएट करा दे, तब तक प्लांट मटेरियल कैलस नहीं बनाता है। क्लियर? बाद में हैरिंग स्पर्म डीएनए को उबाल के भी साइटोकाइनिन बनाया गया। क्यों? क्योंकि अभी तो बताया था साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है? प्यूरिन का, और डीएनए में क्या होता है? प्यूरिन। तो प्यूरिन को उबालेंगे तो हमको साइटोकाइनिन मिल जाएगा। क्लियर? तो साइटोकाइनिन का जो सबसे मेन काम है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जो नेचुरल साइटोकाइनिन है वो केवल
एक्टिवली डिवाइडिंग सेल यानी रूट एपेक्स, यंग बड, यंग फ्रूट में मिलता है और इसका ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है। ठीक, साइटोकाइनिन हम आज तक प्लांट से आइसोलेट नहीं करते, पता है बनता है, हम किसी प्लांट पार्ट को यूज करके भी उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन केमिकली आइसोलेट नहीं करते। हम जितने भी साइटोकाइनिन यूज करते हैं वो सब सिंथेटिक हैं और इनको हम काइनेटिन्स कहते हैं। सबको हम क्या कहते हैं? काइनेटिन्स कहते हैं। साइटोकाइनिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल डिवीजन को प्रमोट कर, क्योंकि नाम ही इसका है साइटोकाइनिन, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करे उसे हम साइटोकाइनिन कहते हैं। इसके अलावा साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर देता है, खत्म कर देता है। अगर एपिकल बड लगी है, अगर एपिकल बड है और लेटरल बड पर हम साइटोकाइनिन लगा देते हैं तो लेटरल बड भी ग्रो करने लगता है अलोंग विद द एपिकल। ठीक, यानी ये क्या करता है? ऑक्सिन के अगेंस्ट काम करता है। ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, लेटरल बड की ग्रोथ को बढ़ाता है और बुशी प्लांट बना देता है। तो हम ये कह सकते हैं इस मामले में ये एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन, ये ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक है। ऑक्सिन जिस काम को प्रमोट कर रहा है ये उस काम को क्या कर रहा है? रोक रहा है कि भाई करना। इट इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन। इसके अलावा ये सेनेसेंस को डिले करता है। अगर हम लीफ पर, फ्रूट पर साइटोकाइनिन का स्प्रे कर देते हैं तो वो लंबे समय तक चल जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं इस काम में ये सिनर्जिस्टिक है जिब्रेलिन का। जिब्रेलिन भी सेम काम कर रहा था, सेनेसेंस को रोक रहा था, और साइटोकाइनिन भी सेम काम कर रहा है, सेनेसेंस को रोक रहा है। तो साइटोकाइनिन जब सेनेसेंस को रोकता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिचमंड लैंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? रिचमंड लैंग इफेक्ट। क्लियर? इसके बाद ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को बढ़ाता है। ये एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट मोबिलाइज करता है और सेनेसेंस को डिले करने में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक, तो अगर हम साइटोकाइनिन से ट्रीट करते हैं तो क्लोरोफिल बढ़ जाएंगे, ग्राना बढ़ जाएंगे और फोटोसिंथेटिक एंजाइम बढ़ जाएंगे। नई लीफ, नए जो फ्रूट हैं उनको आने में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। ये टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट है। टिश्यू कल्चर में जो हम प्लांट का पार्ट लेते हैं उसे हम एक्स प्लांट कहते हैं। जो भी हम प्लांट का टुकड़ा लेते हैं, ये जो छोटा सा हमने लिया है इसको हम क्या कहते हैं? एक्स प्लांट। ठीक, इस एक्स प्लांट को हम कल्चर मीडियम में डाल देते हैं। इस कल्चर मीडियम में सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कार्बन सोर्स होगा, पोटेशियम होगा, बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ये 6 केमिकल हैं जो 98% पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये 6 केमिकल 98% पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। बाकी के जो चीज़ें बचती हैं, पोटेशियम हो गया, ठीक, क्लोराइड हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये किसी एंजाइम का एक्टिवेटर हैं या जो भी हैं, ये सब मिलकर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में, पानी में हम ये सारे केमिकल इस फॉर्म में डालते हैं कि प्लांट को अवेलेबल हो। जैसे फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में डालेंगे, पोटेशियम KCl के फॉर्म में डालेंगे, क्योंकि प्लांट हर न्यूट्रिएंट को आयनिक फॉर्म में ले। तो हम भी ऐसे फॉर्म में डालेंगे कि आसानी से आयनिक फॉर्म में आ जाए। तो जब हम इन्हें डाल देते हैं, ठीक, और इसमें हम इंटरमीडिएट का मतलब मान लो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर बराबर, तो केवल ये कैलस बड़ा होता है बस। लेकिन जब हम हाई ऑक्सिन लो साइटोकाइनिन डालते हैं तो रूट बनती है, और लो ऑक्सिन हाई साइटोकाइनिन डालते हैं। क्लियर? अगर हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बिल्कुल बराबर बराबर डालेंगे तो क्या बनेगा? कैलस।
लेकिन अगर हम हाई ऑक्सिन डालेंगे, लो साइटोकाइनिन डालेंगे तो रूट, और अगर हम उल्टा कर देंगे तो, और प्लांट में रूट शूट का बनना क्या कहलाता है? मॉर्फोजेनेसिस। और कौन डिसाइड करता है ये मॉर्फोजेनेसिस? रेशियो ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। इस बात पे पीवाईक्यू में 10 क्वेश्चन कि रेशियो ऑफ ऑक्सिन साइटोकाइनिन क्या डिटरमाइन करता है? मॉर्फोजेनेसिस। अगर हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बिल्कुल बराबर बराबर डाल देते हैं तो क्या बनेगा? कैलस। क्या बनेगा? कैलस। अगर हाई ऑक्सिन लो साइटोकाइनिन डालते हैं तो रूट, और लो ऑक्सिन हाई साइटोकाइनिन डालते हैं तो शूट बन जाएगी। क्लियर है? इथाइलिन। इथाइलिन जो है गैसियस हार्मोन है, ठीक, और इथाइलिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। इथाइलिन को ढूंढा भी ऐसे ही गया था। हम आपको बताएं, मतलब ये चीज तो मुझे हमेशा लगती है कि इथाइलिन को ढूंढा था एच कजिन ने। ऑरेंज में उन्होंने देखा कि अगर एक पका ऑरेंज या सड़ा ऑरेंज रख दिया जाए तो सारे ऑरेंजेस सड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ ये बात तो हमारे यहाँ पुराने जमाने से लोगों को पता थी, हमारे यहाँ मम्मी लोगों को पता थी। हाँ, आज फ्रिज हैं, जब फ्रिज नहीं भी होते थे तो घरों में मम्मी लोगों का सबसे पहला काम यही होता था, सुबह उठकर सब्जियों को छांटना। जो टमाटर बहुत ज़्यादा लाल हो गए हैं उन्हें अलग कर देना, कच्चे टमाटर को अलग करना, क्योंकि लाल टमाटर अगर कच्चे टमाटर के साथ रखे जाएंगे तो सारे टमाटर एक साथ पक जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। ठीक, खराब होती हुई चीज़ों को छांट के अलग करना, क्योंकि वो जानती थी कि अगर एक लाल टमाटर भी कच्चे टमाटर के बीच में रख दिया गया तो सारे कच्चे टमाटर पक जाएंगे। ठीक, एग्री, वो उस केमिकल का नाम नहीं। हाँ, लिटरली मैं कई बार ये चीज सोचती हूँ, जितना कुछ हम फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, ज्यादा सॉल्ट डालकर खाने को सड़ने से रोकना, ये तो हमारे यहाँ पहले से पता था। अचार डालना, ज्यादा शक्कर डालकर चीजों को सड़ने से रोकना, ये भी हमारे यहाँ पता था। जैम बनाना, मीठा अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, सन ड्राइंग जिसको कहते हो, धूप में सुखाकर चीजों को रोकना, भी जानते थे। बस एक प्रॉब्लम थी, हमने कभी उसको टेक्निकल नहीं किया। हम नॉन टेक्निकल, हमने उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। जो टेक्नोलॉजी हमारे घरों में यूज हो रही थी, हमने उसको कभी टेक्निकल नाम ही नहीं दिया, और बाहर लोगों ने टेक्निकल नाम दिया और दैट टेक्निक बिकम द फूड टेक्नोलॉजी। आज हम उसे एक पूरी ब्रांच पढ़ते हैं, फूड टेक्नोलॉजी। और मैक्सिमम फूड टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे वही टेक्नोलॉजी है जो हमारे घरों में यूज, बस थोड़ा सा और हमने उसको साइंटिफिक, नथिंग एल्स। तो इसी तरीके से जब भी मैं इथाइलिन पढ़ती हूँ तो मुझे जरूर ये लगता है, ये बात तो हम हमेशा से जानते थे कि एक पके फल को अगर हम कच्चे फल के ढेर में रख देंगे तो सारे कच्चे फल पक जाएंगे। इसीलिए हमारे घरों में कच्चे चीजें अलग की जाती थी और पकी चीजें अलग की जाती थी, और जो पकी चीजें उनको पहले यूज कर लिया जाता था और कच्ची चीजों को बाद में। इन्होंने भी यही देखा कि एक सड़ा हुआ जो ऑरेंज है वो कोई ऐसा केमिकल निकालता है जिससे बाकी के भी सारे ऑरेंज पक जाते हैं या सड़ जाते हैं। ठीक, और इस वोलेटाइल सब्सटेंस को हमने इथाइलिन नाम दिया, या आइडेंटिफाई किया कि ये गैस क्या थी? इथाइलिन। ठीक, इथाइलिन जो है लंबाई में ग्रोथ को रोकता है लेकिन गर्थ में ग्रोथ बढ़ाता है। इथाइलिन लंबाई में ग्रोथ को रोकता है लेकिन गर्थ को इंक्रीज कराता है। इसीलिए हमने इथाइलिन को दोनों कैटेगरी में रखा है, ग्रोथ प्रमोटिंग में भी और ग्रोथ इनहिबिटिंग में। इथाइलिन जो है वो सीड, सीडलिंग, शूट, रूट, फ्लावर, फ्रूट को अफेक्ट करता है। इथाइलिन का सबसे पहला काम है सीड डॉर्मेंसी को तोड़ना। ठीक, दो प्लांट हार्मोन सीड डॉर्मेंसी को रोकते हैं और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। कौन कौन? पहला इथाइलिन और दूसरा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन और इथाइलिन दोनों का काम है सीड डॉर्मेंसी, यानी इस एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? सिनर्जिस्टिक।
एक बात और, कोई भी हार्मोन दूसरे हार्मोन का पूरा पूरा सिनर्जिस्टिक नहीं। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं ऑक्सिन इज सिनर्जिस्टिक टू द जिब्रेलिन, हाँ, ये तो बोल ही नहीं सकते। किसी पॉइंट पर कोई हार्मोन किसी का सिनर्जिस्टिक है, तो किसी पॉइंट पर कोई हार्मोन दूसरे का एंटागोनिस्टिक है। पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी ये बात। ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि साइटोकाइनिन इज सिनर्जिस्टिक टू द जिब्रेलिन, नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है कि साइटोकाइनिन को जिब्रेलिन से रिप्लेस कर दोगे, नहीं कर दोगे। हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन मिलके करते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो ऑक्सिन जिब्रेलिन मिलके करते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो ऑक्सिन साइटोकाइनिन मिलकर करते हैं। तो जो जहां मिलकर करते हैं वो सिनर्जिस्टिक, और जो जहां एक दूसरे के अगेंस्ट हैं वो एंटागोनिस्टिक। क्लियर? तो यहां पर ये किसका सिनर्जिस्टिक हो गया? जिब्रेलिन का, क्योंकि दो प्लांट हार्मोन का सेम काम है, जिब्रेलिन और इथाइलिन, ये दोनों क्या करते हैं? सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। इथाइलिन जो है पीनट को के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। और हॉरिजॉन्टल, अभी मैंने कहा था कि इट इनहिबिट ग्रोथ इन लेंथ, ये लेंथ में ग्रोथ को रोक देता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को यानी गर्थ में ग्रोथ को प्रमोट कर देता है। ठीक, स्वेलिंग ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस में स्वेलिंग कॉज करता है। इसके अलावा इथाइलिन जो है वो फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म को खत्म कर देता है। मतलब इस पॉइंट पर ये किसका एंटागोनिस्टिक हो गया? ऑक्सिन का। ऑक्सिन में मैंने पढ़ाया था कि फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म को प्रमोट करता है, और यहां पर मैं कह रही हूं कि डिस्ट्रॉय फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, ये दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस पॉइंट पर ये किसका हो गया? एंटागोनिस्टिक। तो देखो, ये नहीं कह सकते, हमने एक जगह लिखा जिब्रेलिन का सिनर्जिस्टिक है, दूसरी जगह हम लिख रहे हैं एंटागोनिस्टिक, ऑक्सिन है ना, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करे। ये बड डोरमेंसी को रोकता है। क्लियर? अगर हम ठीक, अगर पोटैटो को हम जर्मिनेट कराना चाहते हैं तो हम इथाइलिन डाल देंगे तो जर्मिनेट हो जाएंगे, ये बड डोरमेंसी को रोकता है। क्लियर? और पोटैटो ट्यूबर को स्प्राउट कराता है। इसके अलावा ये राइस का इंटरनोडल इलोंगेशन करता है। अगर आपको पता हो कि जब राइस बड़े अलग अलग तरीके से लगता है, पहले राइस को मिट्टी में लगा देते हैं, फिर जब छोटे छोटे सीडलिंग हो जाते हैं तो उन्हें पानी के अंदर रोप देते हैं, फिर जब राइस का दाना आने लगता है तो वो पानी के बाहर आ जाता है। तो जैसे ही राइस में दाना आता है उससे इथाइलिन सिक्रीट होता है, और वो इथाइलिन इंटरनोड की ग्रोथ को प्रमोट करता है और राइस के प्लांट को पानी से बाहर। क्लियर? ठीक, इसके अलावा ये फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है, और राइपनिंग को प्रमोट करने के साथ साथ ये रेस्पायरेशन को करा देता है। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो एक बार पक जाएं तो सीधे सड़ ही जाएं, जैसे केला। अगर आप बनाना लाए हो और एक दिन में कंज्यूम नहीं किया तो वो खराब हो जाएगा। ठीक, ऐसे बहुत सारे, वाटरमेलन, ऐसे फ्रूट को हम क्लाइमैक्टिक फ्रूट कहते हैं, और इसे रेस्पायरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक कहते हैं कि रेट ऑफ रेस्पायरेशन इतना तेज हो जाता है, इतना तेज हो जाता है राइपनिंग के बाद कि वो फिर पूरे फ्रूट को सेनेस्ट कर देता है या खराब कर देता है। ठीक, मैंगो में फ्लावरिंग करता है, कुकम्बर में फीमेल फ्लावर बढ़ाता है। फीमेल फ्लावर बढ़ना यानी नंबर ऑफ द फ्रूट का बढ़ना, क्योंकि फीमेल फ्लावर ही आगे चल के क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। ये कुकम्बर में फीमेल फ्लावर बढ़ा देता है और ये कुकम्बर की यील्ड को एनहांस कर देता है। क्लियर? इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, इसका फायदा क्या है? सिंक्रोनाइजेशन। अगर आपने कभी रोड साइड पर पपीते बिकते देखे, हाँ, जैसे अपने यहाँ झांसी में ओरछा के किनारे आप जाओ तो बहुत सारी
सब्जी वालियां पपीते लेके बैठी रहती, और उन पपीतों में आप देखिएगा इतना बड़ा भी पका पपीता मिल रहा होगा और इतना छोटा भी पका पपीता। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि मान लो ये पपीते का पेड़ है, मान लेते हैं ये पपीते का पेड़, इस पर ये पपीता आज पहले दिन पर आया, ये दूसरा पपीता आज तीसरे दिन पर आया, इसके बाद ये 5वें दिन पर आया। तो जो ये पहला वाला दिन पर पपीता आया था, ये कुछ समय बाद बड़ा हो जाएगा, पकने लगेगा और इससे इथाइलिन गैस निकलेगी, और ये जो इथाइलिन गैस है ये सारे पपीतों को पका देगी, चाहे उनका साइज कुछ। तो कमर्शियली तो नुकसान हो गया भाई, इतना पपीता 200 ग्राम का और इतना बड़ा पपीता 2 किलो का। अगर एक पेड़ पर 10 पपीते निकले और एक ही पपीता 2 किलो का है, बाकी सब ऐसे ही हैं 200 ग्राम 250 ग्राम, तो उसको तो नुकसान हो गया। अगर हम पपीते के पेड़ पर या पाइनएप्पल के पेड़ पर इथाइलिन स्प्रे कर देते हैं तो सारे के सारे फ्रूट एक ही दिन निकलेंगे, सारे के सारे फ्रूट एक साथ आएंगे, एक साथ बड़े होंगे, एक साथ पकेंगे, और सारे फ्रूट चाहे 2 किलो के हों और चाहे 1.5 किलो के हों, सेम साइज के हो जाएंगे, तभी पकेंगे। तो सिनक्रोनाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई फ्रूट बड़ा कोई छोटा कमर्शियली लॉस हो जाएगा, तो कमर्शियली लॉस से बचने के लिए हम इथाइलिन को स्प्रे कर देते ताकि सारे फ्रूट एक साथ आए। सिन माने साथ, क्रोनो माने समय, एक समय पे सारे फ्रूट आए, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? सिनक्रोनाइजेशन। क्लियर है? तो सारे फ्रूट एक साथ आए, एक साथ पकें और एक जैसा हमको बेनिफिट हो। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इथाइलिन के भी बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा इथाइलिन सेनेसेंस इंड्यूस करता है, ठीक, और ये अलग अलग पार्ट में मोबिलाइजेशन को इंड्यूस कराता है। एब्सिशन इंड्यूस कराता है पर्टिकुलर कॉटन, चेरी, वॉलनट, कॉटन, चेरी, वॉलनट। अब यहां पर भी एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो आप समझो कि एक पेड़ पर 1000 आम के पेड़, 1000 आम का फ्रूट आया, सेम न्यूट्रिशन है, और दूसरे पेड़ पर 500 आए, तो किसके आम का साइज बड़ा होगा? 500 ना, क्योंकि कम होंगे तो नरिशमेंट ज़्यादा मिलेगा, और अगर ज़्यादा फ्रूट हुए तो नरिशमेंट कम हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो हम लोग कॉटन, चेरी, वॉलनट का साइज इंप्रूव करने के, इन्हें प्रॉपर नरिशमेंट मिल जाए, तो हम इन पर इथाइलिन का स्प्रे कर देते हैं ताकि आधे फ्रूट झड़ जाते हैं और जितने बचते हैं उनको प्रॉपर नरिशमेंट। वैसे तो ये काम आम का पेड़ भी करता है नेचुरली। आप देखें जब आम के पेड़ में फ्लावर आते हैं तो बहुत बहुत सारे फ्लावर आते हैं, फिर हवा चलनी शुरू, आधे फ्लावर झड़ जाते हैं, फिर उस पर वो छोटे छोटे फ्रूट आ जाते हैं जिन्हें अमियां कहते हैं, फिर हवा चलती है, आधी अमियां झड़ जाती हैं, और जितने आम के पेड़ पर फ्रूट आए होते हैं केवल उसका 1/10, केवल 1/10 ही पकते हैं और बाकी सब झड़ चुके। अगर सारे आम जितने फ्लावर आते हैं उतने पूरे फ्रूट बन जाएं तो बहुत छोटे छोटे आम बनेंगे और किसी का, तो वहां पर ये काम मौसम कर देता है, और यहाँ पर ये काम हम किससे करा लेते हैं? इथाइलिन से करा लेते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इथाइलिन के काम को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। इथाइलिन फ्रूट को राइप करता है, पहला काम, ठीक। इथाइलिन इसके अलावा एक काम और करता है, इथाइलिन रूट की ग्रोथ कराता है ना, ठीक। ये इथाइलिन क्या कराता है? रूट की ग्रोथ भी कराता है। रूट इनिशिएशन ऑक्सिन का काम था, लेकिन रूट की ग्रोथ कराना और लेटरल रूट बनाना किसका काम है? इथाइलिन का काम। तो इन सारे काम के अलावा इथाइलिन का काम है लेटरल रूट फॉर्मेशन। इथाइलिन का काम है फ्रूट राइपनिंग, पहला काम, जर्मिनेशन दूसरा काम, बड जर्मिनेशन तीसरा काम, फ्लावरिंग इन मैंगो चौथा काम, सिंक्रोनाइजेशन इन पाइनएप्पल पांचवा काम, राइस में इंटरनोड की ग्रोथ को बढ़ाना और राइस को पानी से बाहर लाना, लेटरल रूट और रूट की ग्रोथ कराना, सारे के सारे किसके काम हैं? इथाइलिन। क्लियर?
ठीक, एब्सिसिक एसिड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देंगे।